तो जैसे कि आप सभी को पता चल चुका होगा कि अगर किसी पोस्ट की डिमांड है, किसी पोस्ट का प्रेशर है, तो वो है आपकी पोस्ट एचआरटीसी कंडक्टर की। इसलिए सरकार जल्द से जल्द इन पोस्ट को फिल करना चाहती है और कभी भी आपके रिटन एग्जाम की डेट अनाउंस हो सकती है। इसलिए एचपीपीएससी ने आपके सेकंड टाइम ये पेपर सबसे पहले फिल करवाए हैं। क्लियर? पढ़ना शुरू कर दो, मौका मत गवाना, नहीं तो सरकारी नौकरी भी हाथ से जाएगी और पेंशन भी जाएगी। ठीक है? नीड्स और ड्रीम्स पूरे करने हैं तो पढ़ते रहो, लेकिन पढ़ना वो जो इंपॉर्टेंट है। इसलिए ज्वाइन कर सकते हैं आप परिवहन एमसीक्यूज बैच, नंबर आपके स्क्रीन के सामने है। क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं, ज्वाइन कर लेना समय से पहले। और एक और बात, नीडी स्टूडेंट्स हैं, ज़रूरतमंद है, तो फ्री कोर्स आपको मिलेगा। संडे टू संडे टेस्ट हो रहे हैं, छोड़िए मत, नहीं तो बहुत कुछ छूट जाएगा आपका। क्लियर? क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे। क्वेश्चंस क्या कहता है? धावन सोडा किसका सामान्य नाम है? बताइए। वॉशिंग सोडा इज द, क्या ये कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट? जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोडियम कार्बोनेट। अगर आपने सोचा और सही हुआ तो वेल डन फ्रेंड्स। धावन सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है। इसे सोडा ऐश और सोडा क्रिस्टल के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन एग्जामिनर ने आज तक सूत्र नहीं पूछा है, ठीक है, फॉर्मूला नहीं पूछा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, Na2CO3। नेक्स्ट यहां पर देखिए, रेशम किसके द्वारा उत्पन्न होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बताइए, जो सिल्क है प्रोड्यूस्ड बाय, क्या ये रेशम कीट के अंड से, रेशम कीट के प्रडिंब से, रेशम कीट के डिंब से, या फिर इनमें से कोई नहीं? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लार्वा ऑफ सिल्क वॉर्म। फ्रेंड्स, ये रेशे कुछ कीड़ों के लार्वा द्वारा बनाया जाता है। सबसे उत्तम रेशम शहतूत के पत्तों पर पलने वाले कीड़ों के लार्वा द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट यहां पर देखिए, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी को आना चाहिए। ऑप्शन देखिए, क्या ये जेम्स वाट, जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने, आइजक न्यूटन ने, या फिर न्यूकमैन ने? बताइए किसने किया था? फ्रेंड्स, भाप इंजन का जो आविष्कार था किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भाप इंजन का आविष्कार 1776 में जेम्स वाट द्वारा किया गया था और ये एक स्कॉटिश आविष्कारक थे और मैकेनिकल इंजीनियर थे। साथ में इसलिए करवाया जाता है ताकि आपके माइंड में ये चीजें फीड हो सके। नेक्स्ट यहां पर देखिए, द डेंसिटी ऑफ मिल्क इज मेजर्ड बाय, दूध का घनत्व मापा जाता है, क्या ये लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर? बताइए, दूध का घनत्व मापा जाता है आपके लैक्टोमीटर से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहां पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के बाहर किस देश में बौद्ध धर्म प्रथम प्रसारित हुआ था? मैंने आपको बार बार कहा है कि चाहे आपका बौद्ध धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, यहां से क्वेश्चन आते हैं। बताइए, क्या ये श्रीलंका, कंबोडिया, थाईलैंड या फिर चाइना? भारत के बाहर किस देश में बौद्ध धर्म प्रथम प्रसारित हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्रीलंका। फ्रेंड्स, भारत के बाहर बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला पहला देश श्रीलंका है। कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक ने अपने पूरे राज्य में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। मैंने पहले भी कहा है, चाहे आपका कलिंग युद्ध हो गया, आपके अशोक से जुड़े हुए क्वेश्चंस हो गए, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए क्वेश्चंस हो गए, हमेशा ही फैक्चुअल मॉडिफाइड देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीजें आप व्हाट्सएप पे ले सकते हैं एक्सपर्ट्स के अंडर। नेक्स्ट देखिए, पुलकेशिन II किसका समकालीन था? क्या ये समुद्रगुप्त, अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर हर्षवर्धन? पुलकेशिन II किसका समकालीन था? द राइट आंसर इज हर्षवर्धन का ये समकालीन था। कौन था ये हर्षवर्धन? फ्रेंड्स, उन्हें हर्ष के नाम से भी जाना जाता है। 590 से 647 ईस्वी तक वर्धन साम्राज्य का वो शासक रहा। और देखिए, इसे ही
वर्धन साम्राज्य का अंतिम शासक भी कहते हैं। क्लियर। और जो इस्लामी आक्रमण से पहले प्राचीन भारत में अंतिम महान सम्राट था, तो अंतिम महान सम्राट के नाम से भी किसको जाना जाता है? सम्राट हर्षवर्धन। और ये फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, बलबन की सर्वोच्च सिद्धि क्या थी? क्या ये प्रभावशाली शक्ति को अपने नियंत्रण में किया इसने, इसलिए शांति तथा सुरक्षा की स्थापना, मंगोलों के विरुद्ध सुरक्षा, या फिर विद्रोह का दमन? देखिए, बलबन की सर्वोच्च सिद्धि क्या थी? शांति और सुरक्षा की स्थापना करना। फ्रेंड्स, अब देखिए यहां से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। बलबन द्वारा प्रतिपादित राजत्व के सिद्धांत ने रक्त और लौह की नीति को अपनाया था। और ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जामिनर ने पूछा है। ये रक्त और लौह की नीति को किसने अपनाया था? तो बलबन ने अपनाया था। बलबन द्वारा आंतरिक विद्रोह को दबाने और मंगोलों के विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा पेश की गई चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनाई गई कठोर और हिंसक नीति को रक्त और लौह की नीति के नाम से जाना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखिए, वह ऋषि जिसने दक्षिण भारत को आर्यमय किया था वो कौन था? क्या ये वशिष्ठ था, विश्वामित्र था, याज्ञवल्क्य था, या फिर अगस्त्य था? बताइए कौन था ये वह ऋषि जिसने दक्षिण भारत को आर्यगम्य किया था? जल्दी से बताइए। वो थे आपके अगस्त्य। क्लियर। डायरेक्ट क्वेश्चंस बनता है। अगस्त्य ऋषि प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे भारत के एकीकरण का प्रयास किया था। उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया तथा वैदिक परंपराओं को लागू करवाया। क्लियर। जीके इतना वास्ट है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पढ़े कितना पढ़े, लेकिन जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा अगर वो भी आपने अच्छे से कर लिए बहुत होगा, लेकिन सारे क्वेश्चंस इंक्लूड कर पाना मुश्किल है, इसलिए व्हाट्सएप पे आप सारे क्वेश्चंस ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, किसने मुगल साम्राज्य को समेकित किया तथा उसे एक अद्वितीय बहुधार्मिक संस्कृति प्रदान की? बताइए जल्दी से। Who consolidated the Mughal Empire and give it a unique multi-religious culture? क्या ये अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब? ये तो आपको बिल्कुल क्लियर करके जाना ही पड़ेगा इनके टॉपिक्स को। ठीक है फ्रेंड्स, अकबर ने, ठीक है, मुगल साम्राज्य को समेकित किया तथा उसे एक अद्वितीय बहुधार्मिक संस्कृति प्रदान की। तो ये किसने किया था? अकबर ने। अब देखिए आपको मैं कुछ यहाँ पर सम इंपॉर्टेंट की फैक्ट वन लाइनर क्वेश्चंस बता देता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या तो फिर टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, 50 से ज्यादा क्वेश्चंस होंगे ये। ठीक है, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चंस यहाँ पर रीड करने लगा तो यही लेक्चर्स, यही क्लास 1.5 घंटे की हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। मुगलों की राज की भाषा क्या थी? फारसी। ठीक है, ये जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, या तो फिर टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन करो। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। प्लीज जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट लो या तो नोट करो, वीडियो पॉज करो और इन्हें रीड कर लो एक बार। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट की फैक्ट वन लाइनर है, बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चंस ये। ठीक है, आई होप आप सभी स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे या तो फिर आप नोट कर रहे होंगे वीडियो पॉज करके, क्योंकि समय की कमी रहती है। जैसे कि जाति प्रणाली का जन्मदाता कौन है? शेरशाह सूरी है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। ठीक है, तो क्वेश्चंस बनते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस जैसे दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम व अंतिम हिंदू कौन था? बीरबल। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर है और ये की फैक्चुअल क्वेश्चंस है ये। ठीक है, आपको आने चाहिए, जल्द से जल्द नोट करिए। नोट नहीं करने तो टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन करिए, वहां पर आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे जल्द से जल्द। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि जजिया कर को किस शासक ने हटाया था? अकबर ने हटाया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और मैं बार बार कहता हूं कि मुगल काल से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, आप इन्हें छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट यहां पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस है इन्हीं से रिलेटेड, जैसे कि फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। आप इन क्वेश्चंस को छोड़ नहीं कर सकते। जिंदा पीर किसने कहा, किसे कहा जाता है? औरंगजेब को कहा जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, ठीक है, इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपको कंडक्टर के एमसीक्यूज चाहिए व्हाट्सएप कर लो, ठीक है, लाइफ आपकी बन जाएगी, इतना मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आपको सारी चीजें हम प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा। एक ही मिशन है और एक ही रूल है, पढ़ना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह शुरू किया? किस वर्ष किया था चंपारण आंदोलन? 1917 में। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने जो आंदोलन किए वो कब कब किए और कितने आंदोलन किए? फ्रेंड्स, चंपारण आंदोलन 1917, खेड़ा आंदोलन 1918, खिलाफत आंदोलन 1919, असहयोग आंदोलन 1920, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च और गांधी इरविन समझौता। ये कुछ ऐसे मोमेंट्स थे, ऐसे सत्याग्रह थे जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है, और गांधी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनर पूछेगा। तो हमने आपके लिए गांधी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी रेडी कर दिए हैं, ले लेना, ठीक है, वक्त से पहले। पूरा का पूरा जीएस पोर्शन आपको मिलेगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिमाचल जीके, करंट अफेयर्स, एवरीथिंग, सिर्फ इंपॉर्टेंट, बस पढ़ना आपको है। नेक्स्ट यहां पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? यहां पर बात हो रही है फेडरल गवर्नमेंट इज नॉट, बताइए, जो कि करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ठीक है, उनकी विशेषता में नहीं है। क्या ये संविधान की सर्वोच्चता, लिखित संविधान, एक सदनी विधायिका या फिर दोहरी सरकार? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ ए फेडरल गवर्नमेंट? बताइए। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पता होना चाहिए आपको, तो ठीक है, जल्द से जल्द बताइए। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि यहां से जो क्वेश्चंस बनेंगे वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। देखिए इसका सही आंसर होगा एक सदनी विधायिका, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आपको कितना याद रखना है, आपको कितना याद रखना है, आपको याद रखना है एक संघीय सरकार की विशेषताएं जो है, ये पॉइंट्स रीड कर लो, अच्छे से पॉइंट रीड कर लो। संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, कठोर संविधान, लिखित संविधान, ठीक है, एक सदनी विधायिका संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, संविधान की सर्वोच्चता की जब भी बात होती है तो एक संघ दो या दो से अधिक राज्यों के बीच एक नया राज्य बनाने के लिए एक समझौता है जिसमें प्रत्येक विशिष्ट शक्तियों का प्रयोग करेगा। संविधान समझौते का आकार है, न तो केंद्र और न ही राज्य सरकार संविधान के खिलाफ जा सकती है। यह संविधान की सर्वोच्चता है, एक संघीय सरकार की विशेषताएं मैं आपको पढ़ा रहा हूं। शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होना चाहिए ताकि राज्य और केंद्र सरकार को अपने अधिकार के भीतर अधिनियमित करने और कानून बनाने की आवश्यकता हो और कोई भी दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन ना करे। स्वतंत्र न्यायपालिका, जुडिशरी की बात हो रही है, न्यायपालिका को स्वतंत्र होना चाहिए और संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करना चाहिए। कठोर संविधान भी जरूरी है, संविधान कठोर होना चाहिए ताकि संशोधन करना कठिन हो और संविधान पवित्र बना रहे। लिखित संविधान इंपॉर्टेंट है, एक संघ के पास एक लिखित संविधान होना चाहिए क्योंकि ये राज्यों और केंद्र के बीच एक समझौता है। केंद्र और राज्य की शक्ति के बीच कार्यों के बारे में संदेह नहीं होना चाहिए, बिना लिखित संविधान के विवाद उत्पन्न होगा, ठीक है। तो इसलिए एक सदनी विधायिका संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। जब भी फेडरल टाइप क्वेश्चंस आपके एग्जामिनर पूछ लेगा, ठीक है, संघीय सरकार से रिलेटेड, तो एकदम से आपको पता चल जाएगा कि एक सदनी विधायिका संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। अगर थोड़ा सा और मॉडिफाइड हुआ, संघीय सरकार की विशेषताएं पूछ दी, तो बस ये 4-5 पॉइंट याद रख लेना, संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन,
स्वतंत्र न्यायपालिका, कठोर संविधान, लिखित संविधान, बस। ठीक है, आपका ये कंसेप्ट हमेशा के लिए क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नामित किए जाते हैं, बताइए। यहाँ पर बात देख लेना क्या हो रही है। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कितने करता है भाई, जल्दी से बताइए। 10 करता है, 12, 14 या फिर 24? कितने करता है? 12 करता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? 12 किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, आपको पता है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका विघटन नहीं होता है। ठीक है, कभी भी भंग नहीं होती है ये। इसकी अधिकतम संख्या 250 है। वर्तमान राज्यसभा की कुल सदस्यता 245 है। हर दूसरे साल 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। राज्यसभा में 250 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 238 सदस्य, ठीक है, चुने जाते हैं और राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने आते हैं? 238, और बाकी 12 राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, मनोनीत, इलेक्टेड। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, छठी पंचवर्षीय योजना का एक विशिष्ट लक्षण कौन सा था? देखिए, अब आपको पता है कि पंचवर्षीय जो योजनाएं पहले बनाई जाती थी अब नहीं है। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाएं, लेकिन एग्जामिनर ने क्वेश्चंस पूछे हैं, बहुत बार पूछता है पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि छठी पंचवर्षीय योजना का एक विशिष्ट लक्षण कौन सा था? क्या ये विकेंद्रीकरण था, क्षेत्र नियोजन था, तल से शीर्ष नियोजन था, ठीक है, बॉटम टू टॉप प्लानिंग, ठीक है, या फिर आपका शीर्ष से तल नियोजन, यानी कि, ठीक है, टॉप टू बॉटम प्लानिंग। बताइए इसका सही आंसर। देखिए, ये योजनाएं आपको पता होनी चाहिए। आपको एग्जामिनर पूछता है या तो पहली या तो फिर लास्ट की। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56, और इसमें जो उद्देश्य रहा, जोर दिया गया, कृषि क्षेत्र पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था? औद्योगिक विकास की नीति अपनाई गई थी। ठीक है, और ये 56 से लेकर 61 तक, क्लियर। और तीसरी पंचवर्षीय योजना आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है, अर्थव्यवस्था को, 61 से लेकर 66 तक। चौथी पंचवर्षीय योजना 69 से 74 तक, आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता इसमें दी गई। पंचवर्षीय योजना में गरीबी कम करने के लिए ये योजना बनाई गई, 74 से लेकर 79 तक ये रही। ठीक है, और छठी पंचवर्षीय योजना 80 से लेकर 85 तक। ठीक है, नाबार्ड बैंक की इसमें स्थापना की गई। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें देखिए, सातवीं पंचवर्षीय योजना, इसमें गरीबी को मिटाना, रोजगार के नए अवसर प्रदान करना, इसके बारे में थी ये सिर्फ आपको करवा रहा हूं, आएगा नहीं लेकिन। ठीक है, ये आपकी नॉलेज के लिए करवा रहा हूं। आठवीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, इससे रिलेटेड थी पंचायती राज और नगर पालिका। ठीक है, जनसंख्या में वृद्धि लाना, संस्थाओं को निर्माण करना। ठीक है, काफी ज्यादा ऐसे इंस्टीट्यूशंस खोले गए। नेक्स्ट यहाँ पर था नवीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो घरेलू संस्थानों को आत्मनिर्भर बनाना, 10वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, लेकिन एग्जामिनर आपसे क्या पूछ सकता है, ये जल्द से जल्द नोट कर लीजिए। 11वीं पंचवर्षीय योजना 7 से लेकर 12 तक। ठीक है, और इसी में ही आपका प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना हो गया, आम आदमी बीमा योजना हो गया। ठीक है, वगैरह वगैरह ये नीतियां रखी गई। 12वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, इस योजना के अंतर्गत आर्थिक विकास के लिए 10% का लक्ष्य रखा गया। 13वीं योजना पंचवर्षीय योजना, देखिए 17 से लेकर 35 तक। मैंने जैसे कहा कि पंचवर्षीय योजना अब खत्म हो चुकी है, अब पंचवर्षीय योजना नहीं होगी, अब से बनेगा 15 साल का खाका। ठीक है, और नीति आयोग इसकी जांच करेगी, चयन करेगी। ठीक है, इसके अंडर होगा। क्लियर। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अब से पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिए गए हैं, 13वीं पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई जाएगी। ठीक है, जो 13वीं होगी वो नहीं बनाई गई है। ठीक है, अब वो सीधा 15 साल के लिए है,
मतलब पंचवर्षीय नहीं है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट देखिए यहां पर मानक समय IST यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम GMT से आगे है। ऑप्शंस देखिए कितना आगे है, इंडिया, जापान, यूके या फिर फ्रांस। मानक समय IST यानी कि ग्रीनविच टाइम, ठीक है, GMT जिसको हम कहते हैं, और IST की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे है ना, यानी कि फ्रांस से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए निकारागुआ की राजधानी कौन सी है, बताइए। और ये क्वेश्चंस भी एग्जामिनर ने डाला है आपके, निकारागुआ की राजधानी कौन सी है, मैनागुआ। ठीक है, और ये उस टाइम कैपिटल सभी एग्जाम में पूछी जा रही थी, तो इसलिए आपके एग्जामिनर ने भी डाल दी थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि निकारागुआ मध्य अमेरिका का सबसे बड़ा देश है और क्षेत्रफल में न्यूयॉर्क राज्य से थोड़ा बड़ा है। देश की सीमा उत्तर में होंडुरास और दक्षिण में कोस्टा रिका से लगती है। प्रशांत महासागर पश्चिम को सीमा प्रदान करता है और देश की पूर्वी सीमा कैरेबियन सागर पर है। क्लियर। नेक्स्ट, किस राज्य में जंगल के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है, बताइए जल्द से जल्द। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, आसाम या फिर केरला। किस राज्य में जंगल के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र है। नेक्स्ट देखिए दुलहस्ती पन विद्युत शक्ति परियोजना किस राज्य में है। दुलहस्ती पन विद्युत शक्ति परियोजना किस राज्य में है, क्या ये वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, हरियाणा या फिर जम्मू कश्मीर, बताइए। फ्रेंड्स ये है आपके जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दुलहस्ती विद्युत परियोजना जम्मू और कश्मीर में स्थित है। चिनाब नदी की ये जल विद्युत क्षमता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखिए हिमाचल प्रदेश में जितने भी फोक सॉन्ग हो गए, नृत्य हो गए, डांस हो गए, यहां से क्वेश्चन आएगा, तो बताइए गी हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नृत्य है। हिमाचल तो भाई छोड़िए मत क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, सिरमौर का। ठीक है, गी हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नृत्य है, सिरमौर का। नेक्स्ट यहां पर देखिए लेकिन ये कुछ नृत्य है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और एक बार इन्हें जरूर रीड कर लेना। ठीक है, जैसे कि झांझर चंबा का प्रसिद्ध नृत्य है, झांकी और हांतर चंबा के प्रसिद्ध नृत्य हैं। ठीक है, रासा नृत्य हो गया, सिरमौर क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, तो वगैरह वगैरह। और एग्जामिनर कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस डालता है कि नृत्य में नर्तक लंबी कतार में एक साथ झूमते हैं, वो कौन सा नृत्य है। तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि एडवांस लेवल जा चुका है। ठीक है, जैसे मुंजरा एक एकल नृत्य है। ठीक है, और शिमला और सिरमौर जिले का ये नृत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखिए हिमाचल प्रदेश में हरियाली त्योहार किस माह में मनाया जाता है, जल्द से जल्द बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्द से जल्द बताइए। जुलाई में, सितंबर में, नवंबर में या फिर मार्च में, बताइए। हरियाली हिमाचल प्रदेश में कब होता है, किस महीने में होता है, जुलाई में होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब आपको पता होना चाहिए कि जितने भी फेस्टिवल्स हैं ये कब कब मनाए जाते हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में जामलू मंदिर हिमाचल प्रदेश में किस स्थान में है, सभी को पता होगा। बताइए क्या ये फतेहपुर में है, सुजानपुर में, बंगना घाट में या फिर मलाना में, बताइए कहाँ पे है जी, सभी को पता होगा। मलाना में है। ओल्ड डेमोक्रेसी, जामलू ऋषि, जमदग्नि ऋषि। ठीक है, सबसे ओल्ड डेमोक्रेसी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए यहां पर कविराज की उपाधि किसने धारण की, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कविराज की उपाधि किसने धारण की थी, पद्मदेव ने की थी। क्लियर, डायरेक्ट नाम याद रखो। किस खेलकूद में सुमन रावत ने वर्ष 1987 में परशुराम अवार्ड प्राप्त किया, बताइए। किस खेलकूद में सुमन रावत ने वर्ष 1987 में परशुराम अवार्ड प्राप्त किया, एथलेटिक्स में। इसमें किया था, एथलेटिक्स में किया था।
ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, कई बार आपको बिना ऑप्शन से भी आंसर पता होने चाहिए। अगर जिस दिन आपको ये सारी चीजें कंसेप्चुअल में क्लियर हो गई, उस दिन आपके रिटन एग्जाम निकलना शुरू हो जाएंगे, सरकारी नौकरी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट देखिए, कौन सी हिमाचल प्रदेश की प्रथम रेलवे लाइन थी, कौन सी थी बताइए। जल्द से जल्द ऑप्शन देखिए, पठानकोट जोगिंदर नगर, नांगल ऊना, चरारू, कालका शिमला या फिर नन ऑफ दिस। बताइए कौन सी हिमाचल प्रदेश की प्रथम रेलवे लाइन थी, कालका शिमला। अगर आपने सोचा और सही हुआ तो वेल डन। नेक्स्ट देखिए, शोभा सिंह आर्ट गैलरी हिमाचल प्रदेश में कहां पर स्थित है, कहां पर बताइए। नगर में, मनाली में, कंडा घाटी या फिर अंद्रेटा में। कहां पे है, अंद्रेटा में है, पालमपुर में। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखिए, कौन सा दर्रा किन्नौर को गढ़वाल से जोड़ता है, कौन सा जोड़ता है जी। क्या ये कुंजुम, सात, चौबिया या फिर बोरासू। बताइए। और मैंने पहले भी आपको दर्रों से रिलेटेड क्वेश्चंस, पासेस से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आपको एक वन लाइनर में बता दिए थे। अगर आप डेली जुड़े हुए हैं, डेली देख रहे हैं, तो आपको सब कुछ पता है। बताइए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बोरासू। किन्नौर को गढ़वाल से जोड़ता है। ठीक है, बोरासू। मुकिल्ला पर्वत चोटी हिमाचल प्रदेश में किस जिले में स्थित है बताइए। चंबा, ऊना, सोलन, लाहौल स्पीति। मुकिल्ला पर्वत चोटी कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, वेल डन, अगर आपके क्वेश्चन सही जा रहे हैं तो। सारोमगा हिमनद हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है बताइए। सारोमगा हिमनद ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, बिलासपुर, कुल्लू, सिरमौर या फिर किन्नौर। बताइए कहाँ पे है जी। तो ये है आपका, जल्द से बताइए, बिलासपुर में है, कुल्लू में है, सिरमौर में है, किन्नौर में है। तो ये है आपका कुल्लू में। ठीक है, सारोमगा हिमनद हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, कुल्लू में। नेक्स्ट यहां पर देखिए, हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी बड़ा बंगाल से उद्भवित है, इनकी ऑरिजिनेट होती है, निकलती है। ब्यास, सतलुज, चिनाब या फिर रावी। बताइए कौन सी निकलती है, रावी नदी निकलती है, वेल डन। नेक्स्ट यहां पर देखिए, मंडी राज्य की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी बताइए। बाहुसेन, गिरिसेन, अजवर वीर सेन। किसने की थी मंडी राज्य की स्थापना, बाहुसेन ने की थी। वेरी गुड। नूरपुर का पुराना नाम क्या था बताइए, बताइए जल्दी से। क्या ये कीरग्राम, ब्रह्मपुर, बनेट या फिर धमेरी। बताइए नूरपुर का पुराना नाम क्या था, धमेरी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। गुरु नानक देव जी हिमाचल प्रदेश में कब आए थे, किस वर्ष यात्रा की थी। 1514 में, 27 में, 98 में या फिर 34 में। गुरु नानक देव जी ने हिमाचल प्रदेश की यात्रा किस वर्ष की थी, 1514 ईस्वी में। ज्वाइन कर सकते हैं परिवहन बैच एमसीक्यूज का, ये व्हाट्सएप नंबर है। और टेस्ट अगर आपके छूट रहे हैं तो ध्यान रखें कि टेस्ट छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, व्हाट्सएप करो, सारे एडवांटेज लो, सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, हर एक चीज आपको प्रोवाइड हो जाएगी, एग्जाम निकल जाएगा। जिंदगी में जब भी आप आगे बढ़ जाओगे तो याद रखोगे कि सही समय पर हमने व्हाट्सएप डाल दिया था। व्हाट्सएप डाल देना, ठीक है। जरूरतमंद है, नीडी स्टूडेंट्स हैं, फ्री कोर्स मिलेगा। चलिए जुड़े रहिए इसी के साथ। जय हिंद, जय हिमाचल।